बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ फीड। मैं हूं मुर्तज़ा डार। प्रोग्राम में बात करेंगे मुल्क की सिक्योरिटी सूरत हाल के हवाले से। कल ज़िला वज़ीरिस्तान के अंदर एक अदद कार्रवाई हुई, जिस कार्रवाई के नतीजे में 2 दहशतगर्द मारे गए, जबकि 2 पाकिस्तान फ़ौज के जवान जो हैं उन्होंने भी जाम शहादत नोश किया। सिक्योरिटी की सूरत हाल मुल्क भर के ख़ुसूस इन एरियाज़ में जहाँ पर हमेशा ही ट्रबल जो है वो देखने में आया है। लेटेस्ट क्या है वहाँ पर, ग्राउंड रियलिटीज़ क्या हैं, पॉसिबिलिटीज़ क्या हो सकती हैं, हुकूमत क्या कर रही है, सिक्योरिटी फोर्सेस क्या कर रही हैं, और आने वाले कुछ अरसे के अंदर क्या हम फोर्सी कर सकते हैं, उसको आज प्रोग्राम में शामिल करेंगे। और साथ ही साथ इसके साथ साथ मुल्क में बाकी मकामात के ऊपर भी जहाँ भी इस किस्म के हाइड आउट्स हैं, जहाँ पर ऐसे अनासर शामिल हैं जिसको हम शरपसंद अनासर कहते हैं, उसमें कच्चे के इलाके का अगर जिक्र ना किया जाए तो वो गलत होगा, क्योंकि बहुत सारे इल्ज़ामात ये भी लगते हैं कि कच्चे के इलाके के अंदर दहशतगर्द कार्रवाइयाँ करते हैं और उसके करने के बाद जाते हैं, भाग जाते हैं। बहुत सारी यहाँ पे चोरियाँ डकैतियाँ भी होती हैं, अगवा भी होते हैं, तावान के अगवा भी होते हैं, एंड द लिस्ट गोज़ ऑन। इसके ऊपर ऑपरेशन जारी है और इस ऑपरेशन में किस हद तक कामयाबी हुई है उसको भी डिस्कस करेंगे। मकामी लोगों को नकल मकानी के हवाले से भी कहा जा रहा है कि वहाँ से चले जाएँ। ग्रैंड ऑपरेशन जो है उसका दायरा कार वसी होता चला जा रहा है और इस मरतबा हुकूमत कहती ये है कि हम हर सूरत के अंदर, पंजाब की हो या सिंध की हो, इस कच्चे के इलाके को, शिकारपुर जो सिंध का ज़िला है उसके अंदर वाक़ जितनी भी हाइड आउट्स हैं उनको ख़त्म करेंगे। इस हवाले से बातचीत करते हैं। इन तमाम मामलात का पाकिस्तान की ओवरऑल जो सूरत हाल है इंटरनेशनल डायस्पोरा में, उसका क्या इम्पैक्ट है जो इस पर पड़ता है, और कहीं से फैटफ की सदाएँ भी आ रही थी, उसको भी आज डिस्कस करेंगे। गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करते हैं। प्रोग्राम में ज्वाइन करें जमील अहमद ख़ान साहब, साबिक सफ़ीर हैं। वेलकम टू द शो जमील साहब। सर, सबसे पहले तो मैं चाहता हूँ कि आप हमें थोड़ा सा, हमारे नाज़रीन को बताइए कि इस वक्त जो सिक्योरिटी की ओवरऑल सूरत हाल है पाकिस्तान में, इन कॉन्टेक्स्ट विद द बॉर्डरिंग कंट्रीज़ बिलखुसूस जिसमें ईरान और अफ़गानिस्तान शामिल है, उन ममालिक में पाकिस्तान को लेके, पाकिस्तान के हालात को लेके, सिक्योरिटी के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ, क्या चल रहा है, और पाकिस्तान की उनसे जो डीलिंग है एज़ फार एज द सिक्योरिटी मैटर्स आर कंसर्न्ड, आप कैसा देख रहे हैं अभी तक की लेटेस्ट सिचुएशन को? देखें, ये सारी बातें अपने पड़ोसियों से इस वक्त जितने भी हमारे ताल्लुकात हैं, माजी में तो चले ठीक है, हमसे क्या गलतियां हुई, हमसे क्या बेहतरी हुई, वो अपनी जगह पर, लेकिन इस वक्त जो मंजरनामा है वो डिफाइन करने के लिए बहुत जरूरी है कि हम जियो पोलिटिकल मंजरनामा भी अपने जहन में रखें और साथ साथ जो भारत के अज़ाइम है खासतौर पर उसको भी सामने रखें, और ये भी सामने रखें कि भारत अपनी पीढ़ियां जो बढ़ा चुका है अमेरिका के साथ, और अमेरिका ने भारत को वॉचडॉग के तौर पर तैयार कर लिया है, और अमेरिका ने भारत के साथ जो एग्रीमेंट्स किए हैं, अमेरिका ने भारत को और बकिया ममालिक को मिला के, फिलीपीन हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, इन सारों को मिला के, और जापान को एक जो स्ट्रिंग ऑफ अलायंस बनाया हुआ है यूनाइटेड स्टेट्स ने, और दूसरी तरफ स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स है। इसको मैं सिर्फ इशारे दे रहा हूँ, इसको जहन में रखते चले। और उसके बाद अब आती है कि हमारे पड़ोसी ममालिक के साथ हमारे ताल्लुकात में जो ऊंचाई नीचाई आती है उसमें एक फिफ्थ जनरेशन का अंसर भी शामिल है। ठीक है, हमारी अपनी जो आगे जो कमाइयां होंगी वो अपनी जगह पर तो है, लेकिन उससे डबल हो जाती है, ज्यादा गंभीर हो जाता है मामला, ज्यादा पेचीदा हो जाता है मामला उस वक्त जब हम देखते हैं कि फिफ्थ जनरेशन का शाखसाना है, जिसमें जो आप देख रहे हैं इस वक्त की दहशतगर्द तंजीमें हैं, उनको कहीं ना कहीं से हथियार मिल रहे हैं। और आपने भी कच्चे का जिक्र किया, अभी रिपोर्ट आई है पिछले दिनों कि इवन डाकुओं के पास वो हथियार आ गए हैं जो अमेरिका छोड़ के गए हैं अफगानिस्तान में। तो जाहिर है वो एयरलिफ्ट करके तो आ नहीं गए हैं, उसको किसी न किसी जरिए से पहुंचाया गया है, और उसको मदद करने में इस वक्त जो हमारे मखदूश माशी हालात हैं, जो हमारी मखदूश सियासी हालात हैं, इनस्टेबिलिटी पॉलिटिकल जो चल रही है, माशी इनस्टेबिलिटी चल रही है, उसमें जो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन इस इलाके में है वो तो भारत है। अब भारत इस चीज से तो इस्तेफादा हासिल करेगा, फिर जो ग्रेट गेम में पाकिस्तान की जो एसेट्स हैं वो कुछ काफी सारे ममालिक को, खासतौर पर 2-3 ममालिक को बहुत खटकते हैं जहन में और बहुत आंखों में खटकते हैं, तो वो तो चाहेंगे कि हम कमजोर होते जाएं। इससे बड़ा हमारे लिए सवाल ये है कि हम अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए हम अपनी कोशिशों और काविशों में हमने क्या अमल दिखलाया है, क्या प्रैक्टिकल स्टेप्स लिए हैं, इससे कोई हमें
मस्बत स्टेप सामने नजर नहीं आ अच्छा रहे सर, हैं। स्टेप्स की मैं चाहता हूँ कि ज़रा एक एक करके ना हम चीज़ों को डिस्कस कर लेते हैं ताकि नाजरीन जो है वो उसको रिलेट कर सकें। अफ़गानिस्तान से आप जानते हैं कि अभी रिसेंटली वहाँ पे गवर्नमेंट फॉर्म हुई तालिबान की, और उसके बाद कुछ अर्सा जो है हमने देखा ज़रा मसले नहीं रहे, और उसके बाद मसले शुरू हुए बॉर्डर के ऊपर बाड़ लगाने से ले के फायरिंग के वाक़यात से ले के अफ़गानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल हुई, पाकिस्तान में दहशतगर्द आए या पाकिस्तान में दहशतगर्द मौजूद थे, कार्रवाई करके वो अफ़गानिस्तान में चले गए। द प्रॉब्लम इज़ देयर। अभी थोड़ी देर के लिए हम एज्यूम कर सकते हैं कि एक पॉज है या एक खामोशी है या सूरत हाल को कंट्रोल किया गया है। ये फरमाइए कि व्हाट डू यू थिंक अफ़गानिस्तान में जो मौजूद तालिबान है, व्हाट आर दे थिंकिंग अबाउट पाकिस्तान, व्हाट आर देयर प्लान्स एंड व्हाट दे इवेंचुअली वांट टू अचीव? अफगान तालिबान का जो ट्रस्ट लेवल पहले था, उस ट्रस्ट लेवल में कमी आ गई। हम पर अफगान तालिबान बेजा तौर पर इल्जामात लगाते रहते हैं, और वो इल्जामात ये हैं कि हमने एयर पैसेज दिया है जो उन पर एक दो हमले हुए हैं, ड्रोन हमले हुए हैं। इसी तरीके से वो ड्यूरन लाइन को शुरू से ही तालिबान कबूल नहीं करते हैं। इसीलिए आप देख रहे हैं कि जो हमने बाढ़ लगाई है वो तो हमने नेटो फोर्सेस के जमाने में लगाई है, करजाई के जमाने में लगाई है, लेकिन उस जमाने में भी तालिबान की तरफ से कोई ग्रीन सिग्नल इस पर नहीं आ रहे थे। फिर दूसरी बात यह है कि तालिबान अब देखते ही हैं उनको जो फवायद बाकी ममालिक पहुंचा रहे हैं, हम उस फवायद को उस हद तक नहीं पहुंचा सकते। मिसाल के तौर पर तालिबान अब भी हमारे दुश्मन मुल्कों में जाके अपना इलाज करा रहे हैं, लोगों को तालीम के लिए भेज रहे हैं। यहाँ तक के भारत की और चाइना की बनी हुई जो चप्पलें, यहाँ पिशौरी चप्पल हमसे खरीद के जाते थे, और जो तिजारती हजूम हमारे का साथ था, अब उसमें काफी कमी आती गई है। उसमें हम उतने ही कसूरवार हैं कि हमने अपनी इंगेजमेंट जितनी रखनी चाहिए थी वो नहीं रखी। मैंने उस वक्त भी जब तालिबान ने टेक ओवर किया और हम चाय की प्यालियां लहरा के वहां एयरपोर्ट पर तस्वीरें खिंचवाते, तो उस लिहाज से उस वक्त भी मैंने इस पर नुक्ताचीनी की थी। और मैं उस वक्त भी जब हम बगले बजा रहे थे तो मैं यही कहता था कि हमें इसको संभालना पड़ेगा, क्योंकि दूसरे लोग एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, हम उसको उस अंदाज में संभाल नहीं सके। अब भी हमें बजाय इसके कि हम मसनूई तौर पर उसको संभालें, हम इसको ट्रेडिशनल तौर पर संभालें, तो तालिबान के साथ हमारी काफी हद तक बेहतरी आ सकती है, जो कि मैं समझता हूँ कि मिलिट्री डिप्लोमेसी के तहत कुछ एफर्ट्स बेहतर हो रही है। जैसे मिलिट्री डिप्लोमेसी के तहत चाइना से हमारे बहुत ज्यादा बेहतरी आ गई, और उम्मीद है कि हमें बेल आउट भी मिल जाएगा अगर IMF ने नहीं दिया। इसी तरीके से सऊदी अरब और यूएई, तो तालिबान के साथ भी मिलिट्री डिप्लोमेसी में काफी काम हो रहा है। पॉलिटिकल साइड पर भी इनको मजबूती पैदा करनी पड़ेगी। अब रहा सवाल कि दुनिया हमसे क्या चाहती है। दुनिया हमसे जो चीज चाहती है वो हम नहीं कर सकते, उस लिहाज से कि हम कुछ चलना शुरू कर दें और अपने जमीनी रास्ते खोल दें और वगैरह वगैरह वगैरह, तो हम नहीं कर सकते। हमने पहले ही वॉर अगेंस्ट टेरर में जितना इसका खमियाजा भुगता है, 80,000 शहादतें देकर, और जितनी हमने अपने नौजवान मिल्लत जो फौज के हमारे इस वक्त सोल्जर्स हैं, उनको हमने शहादतें हासिल की हैं। और जिस तरीके से उन्होंने फौज ने सिद्क दिली के साथ और जिस जज्बे के साथ कुर्बानियां न सिर्फ दी बल्कि कल तक भी आपने देखा कि 2 हमारी शहादतें हुई हैं वजीरिस्तान में। तो ये तमाम चीजें अगर देखा जाए तो इसको हमें पॉलिटिकली भी कवर करना पड़ेगा, इंटरनेशनली भी कवर करना पड़ेगा। फोरम में सर क्या चल रहा है पाकिस्तान के हवाले से इस मसले को लेके, मैं इस पे जरा डिटेल आपसे कॉन्वर्सेशन चाहता हूँ। आप मेरे साथ अभी रहें। कर्नल सिंधु साहब आप हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं। वेलकम टू द शो कर्नल साहब। सवाल ये है कि हर कुछ रोज़ के बाद, कुछ दिनों के बाद कोई ऐसी कार्रवाई, ऐसा वाक़या हम देखते हैं जहाँ पे हमारे जवान जो है, हमारे अफसरान जो हैं, वो जामे शहादत नोश करते हैं, दुश्मनों से लड़ते, दहशतगर्दों का सामना करते। कल की भी खबर है कि 2 जो है हमारे जवान जो है उन्होंने जामे शहादत नोश किया है। एक नायक हैं, एक लांस नायक हैं, और उम्र एक की 23 साल है, एक की 38 साल है। इसके लिए से खबरें भी चलती रहीं। ये कौन लोग हैं जो दहशतगर्दी कर रहे हैं, और ये कैसे लोग हैं जो कभी किसी जगह पर कोई कार्रवाई करते हैं, कभी किसी जगह पर कोई कार्रवाई करते हैं? आई मीन हु दे एग्जैक्टली आर एंड हाउ वी आर डीलिंग विद देम? जी थैंक यू जी मुझे इनवाइट करने के लिए।
देखें, किसी भी वॉर का एक ऑपरेशन साइकिल होता है। अब आप 30 इयर्स वॉर देखें, स्पेनिश वॉर देखें, कोई भी और हिस्टोरिकल मॉडर्न वॉर देखें 19th सेंचुरी की, 20th सेंचुरी की, बट ये इट इज वेरी स्ट्रेंज कि वॉर एंड टेरर हमें बार बार लड़नी पड़ती है। देयर आर, इसमें एब्स एंड फ्लो हैं, कभी ये ऊपर चला जाता है ग्राफ, फिर ये नीचे आता है, फिर कंट्रोल होता है, फिर अनकंट्रोल हो जाता है, लर्न करते हैं, अनलर्न करते हैं, रीलर्न करते हैं। तो ये एक जो प्रोसेस है, ये आई थिंक दिस इज नॉट नेचुरल, और ये डिपेक्ट करता है कि एक्चुअली वॉर ऑन टेरर या ये जो वॉर है वो तो एक टूल है। एक्चुअली जो इसको परपेचुएट कर रहे हैं या जो इसको प्ले कर रहे हैं, वो जो ऑथर ऑफ दी वॉर है, वो एक परमानेंट है जो बार बार ये साइकिल को रिपीट करना चाहता है। अच्छा, अब दूसरी बात ये है कि जैसे अभी आप फरमा रहे थे, आप बात कर रहे थे कि पहले एक जमाने में ये सारे हमारे पेशावर की चप्पल और ये सारी चीजें पहनते थे, आई थिंक। लेकिन अगर आप देखें तो तालिबान अभी भी सर्विस चीता शूज पहन रहे हैं। ये मेटाफर है, मैं मेटाफर के तौर पे यूज कर रहा हूँ। यानी इसका मतलब ये है, सर्विस चीता शूज अभी भी पहन रहे हैं कि वो उनकी डिपेंडेंस हिस्टोरिकली, ज्योग्राफिकली और इमोशनली भी अभी भी वो हमारे साथ लिंक्ड हैं। तो मैं अफगान लोगों की बात कर रहा हूँ, ज़ाहिर तालिबान उन्हीं की एक प्रोडक्ट है। तो अब जहाँ आप बात ये कर रहे थे कि एक तो ये हमारा डेली ये सारा कुछ हो रहा है, हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, कैजुअलिटीज हो रही हैं, और उसी बॉर्डर के ऊपर बहुत फोर्सफाइटली और बड़ी ब्रेवरी से लड़ रहे हैं, और सारा कुछ ये हो रहा है। इन्फिल्ट्रेशन की भी कोशिश की जाती है वहां से, और वहाँ पे रिक्रूटमेंट भी हो रही है के, जिसमें टारगेट पाकिस्तान है, और डेफिनेटली उधर बहुत सारे फॉरेन प्लेयर्स हैं जो वहाँ पे ये सारा कुछ करा रहे हैं। लेकिन इस सब को अगर आप देखें तो ये अभी जैसे आपने कमेंट भी किया कि ये कैसे रिवर्स हो सकता है, ये सारा कुछ कैसे ठीक हो सकता है, तालिबान को आप कैसे, जो अफगान तालिबान है, जो काबुल में गवर्नमेंट है, उसको आप कैसे ये बता सकते हैं कि दे हैव टू डू देयर ड्यूटी, दे हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स द नेबरिंग स्टेट, और हमारे साथ मिलकर ये करेंगे, बिकॉज उसके अलावा उनका भी सर्वाइवल नहीं है। वो दैट इज को ट्वाइंड एंड को ज्वाइंड दोनों कंट्री। तो मुझे लगता है ये है कि एक सवाल है यहाँ पे, आप प्लीज कंटिन्यू कीजिएगा, सवाल को बीच में ऐड ऑन कर लें कि जब तालिबान का टेक ओवर हुआ था अफगानिस्तान में रिसेंटली, तो हमारे यहाँ से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सपोर्ट का अमेरिका ने कंसर्न तो रेज़ किया, वेस्ट ने भी रेज़ किया, लेकिन एक बात क्लियर थी कि हमारे यहाँ से एक पुश था टू हेल्प देम आउट, कि जी उनके जो ज़ाहिर गवर्नमेंट है उन्होंने फॉर्म किया है एक लेजिट तरीके से, आप कह लीजिए या जिस भी तरीके से। आपको लगता नहीं कि उस वक्त जिस तरह ग्लोरीफाई किया गया, काबुल गए, उस वक्त के DGI भी वहाँ पे गए, चाय शाय पी, आई मीन वी गिव अ जेस्चर दैट वी आर विद यू, बट इन रिस्पांस जो कि लोग कह रहे थे कि जी ना करें आप इतना, ये आपको कोई अच्छा रिस्पांस नहीं मिलना। अब वो लोगों की बात सच होगी, और उस वक्त जो लार्जली एक नैरेटिव क्रिएट किया गया, या वो जो भी फिजा बनी थी वो रिवर्स हो गई। अब इंटरेस्टिंगली यहाँ पे चप्पल के बाद दूसरा मेटाफर आ जाता है, विच इज टी। तो देखें, टी हमारे हर जो भी कॉन्फ्लिक्ट है, जो रीजनल या वेस्ट में किसी कंट्री के कोई ईस्ट में हो, तो टी, ये चाय बीच में आ रही है दोनों तरफ। खैर एनीवे, देखें ये एक्चुअली क्या है कि जो अफगान गवर्नमेंट है इस वक्त अफगान तालिबान की, वो एक कॉन्ग्लोमरेशन है, एक आप कह लीजिए कि बहुत छोटे छोटे से जो फ्यूडल लॉर्ड्स हैं, फ्यूडल वॉर लॉर्ड्स हैं, उनकी एक कोलेशन है जो कि जिसको अफगान तालिबान कैपिटल में रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें बहुत सारे सेक्शंस हैं, जो सेक्टेरियन सेक्शंस भी हैं, रिलीजियस सेक्शंस भी हैं, और एथनिक सेक्शंस भी हैं। तो अफगान तालिबान का जो हिंडरलैंड है, या जो आप कह लीजिए वेंडरलैंड है, जो अफगानिस्तान का जो ट्राइबल एरिया है, अर्बन से बाहर, पेरी अर्बन और बियॉन्ड जो एरिया है, वहाँ पे उनका कंट्रोल बहुत कम है, और वो वहाँ पे एक आप कह लीजिए कि मसलहत की गवर्नमेंट से वो काम चला रहे हैं। तो मेरे ख्याल में इसको, ये सारी चीजें कैसे रिवर्स होंगी, ये कैसे ठीक हो सकता है, देयर इज वन फैक्टर जो उनको अफगान तालिबान की काबुल में गवर्नमेंट और जो उनका हिंडरलैंड है, वहाँ पे जो वॉर लॉर्ड्स हैं, उनको आई थिंक चाइनीज इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो है वो डिक्टेट कर सकता है, क्योंकि वो उनको पता है कि अब जब चाइनीज वहाँ पे इंटरेस्ट भी है, चाइनीज वहाँ पे बिजनेस भी जा रहा है, चाइनीज वहाँ पे माइनिंग करना चाह रहे हैं, चाइनीज इसको इन अ वे जो दिस वेस्टर्न पार्ट ऑफ द सी पैक है उसका हिस्सा बनाना चाहते हैं। तो आई थिंक जब ये बनेगा और ये चाइनीज यहाँ पे अपना रोल अदा करेंगे, तो फिर आई थिंक ये कोई इक्वेशन में तो थोड़ा सा बैलेंस आएगा। ठीक है, आप मेरे साथ रहिएगा। जमील साहब, सर ये फरमाएं कि मैं चाहता हूँ ज़रा थोड़ा डिटेल में हमारे नाज़रीन को आप बताइए कि व्हाट एग्जैक्टली इज़ चाइना लुकिंग एट जब पाकिस्तान की बात आती है। हम जानते हैं सी पैक कितना इम्पोर्टेंट चाइना के लिए। सी पैक इस वक्त कहाँ खड़ा देख रहे हैं, चाइना के स्टेक्स कितने हैं, पाकिस्तान उसके लिए क्या रिसेंट पास में रोल प्ले कर चुका है और अभी क्या रोल प्ले कर रहा है, और फोर्थ सी क्या करते हैं आप, दी एंटायर चाइना पाकिस्तान सी पैक जो मामला है उसको आप ज़रा हमारे नाज़रीन के लिए एक्सप्लेन कीजिएगा।
जी हाँ, इसका मैं पूरा तनाजुर भी बयान कर देता हूँ और साथ में चाइना का ज़ाहिर है बहुत हाई स्टेक है। जी। आपके सामने चंद सीधा पॉइंट्स में रख देता हूँ आपके नाजरीन के लिए कि चाइना का जो बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट है वो $4 ट्रिलियन का एलोकेशन है। $1 ट्रिलियन खर्च हो चुके हैं। तकरीबन 162 ममालिक ने उनके साथ एमओयू और एग्रीमेंट साइन किए हुए हैं। उनकी कनेक्टिविटी नेटवर्क देखकर, उनकी इकोनॉमिक पावर को देखकर और उनकी उभरती हुई रशिया और चाइना की मिलिट्री पावर, पर्टिकुलरली स्पेस वेपनाइजेशन को देखकर जाहिर है उसका जो मदे मुकाबल जो दुनिया की सबसे बड़ी पावर यूनाइटेड स्टेट्स है, जी, जी। उसको फिक्र लाहक हो गई। और उस फिक्र लाहक होने के बाद अमेरिका ने अपनी फॉरेन पॉलिसी का सबसे कलीदी नुक्ता ये रखा कि कंटेनमेंट ऑफ चाइना। और जब कंटेनमेंट ऑफ चाइना की बात आती है तो उसमें फिर ये ब्लॉक सिस्टम और उसमें फिर अलायंसेज आ जाते हैं। इस कंटेनमेंट ऑफ चाइना की वजह से स्ट्रिंग ऑफ अलायंस बना, फोकास बना, क्वाड बना। इसको सीधा करके मैं समझा भी सकता हूँ, बता भी सकता हूँ। और दूसरी तरफ स्ट्रिंग ऑफ पर्ल बना जिसका कि हम हिस्सा है, म्यांमार है, बांग्लादेश है और वो साउथ चाइना तक जाता है, सी तक जाता है, बाबुल मंडाल से होता हुआ। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए, दूसरा इसका है कि स्ट्रिंग ऑफ पर्ल जिसमें कि भारत को जितना मजबूत बनाने की कोशिश की है और मुख्तलिफ जो एग्रीमेंट्स भारत में इससे पहले कभी नहीं हुए थे अमेरिका के साथ, इंक्लूडिंग उनका लॉजिस्टिक बेस जिसपे कि वो ऑपरेशनल बेस के तौर पर भी इस्तेमाल कर रहे हैं गुजरात का, और उनके साथ डिफेंस एग्रीमेंट हुए हैं, इन तमाम को मद्देनजर रखें तो चीजें थोड़ी सी ज्यादा वाजे होके आ जाती हैं। अब इसके दो पहलू आ गए। दोबारा इकोनॉमिक इंटरेस्ट को हासिल करने के लिए और बरकरार रखने के लिए चाइना हो या अमेरिका हो या कोई और मुल्क, इस सूरत में चाइना और अमेरिका, तो वो चाहेंगे कि अपनी मिलिट्री मकाइड को भी पैरेलल लेके चलें। और इसी वजह से चाइना के लिए अब आपका आ जाता है आपके सवाल का कलीदी जवाब। चाइना की इसी वजह से सी पैक एक फ्लैगशिप जो उसका हिस्सा है। क्यों है कि सारा जाल जो $4 ट्रिलियन का जो है जाएगा, जिसमें से $1 ट्रिलियन मैं बता चुका हूँ, खर्च हो चुका है और काफी उसमें काम हुआ है, उसका आखिरी हिस्सा सी पैक क्यों इंपॉर्टेंट है? चाइना की वल्नरेबिलिटी इतनी है, ओकास जिसमें कि सबमरीन वगैरह और न्यूक्लियर सबमरीन पहुंच गई है, ऑस्ट्रेलिया जिसमें है, यूके है और यूएस है। ये पहली दफा डिफेंस एग्रीमेंट जिसके तहत ये जो रास्ते हैं, गुजरगाहें हैं पानी की, समुद्री गुजरगाहें, जिससे तकरीबन 90% उनका माल बर्दारी तेल का इधर से वहां और चाइना से बाकी माल बर्दारी होती है, उनका गला घोटने के लिए अमेरिका इन अकॉर्ड्स की वजह से जब चाहे गला घोट दे। तो सी पैक जो है उससे देखें 15,000 नॉटिकल माइल से कम होकर उसका रास्ता 5,000 नॉटिकल मील रह जाता है। और 15,000 नॉटिकल मील का मतलब है तकरीबन 6 हफ्ते से लेके 8 हफ्ते लगते हैं जहाज को, क्योंकि 25 नॉटिकल माइल से ज्यादा जहाज चलते नहीं है, 20, 25, 15। और जबकि जमीनी रास्तों से ये ट्रक और ये ट्रेलर जब तक के कोई पाइपलाइन बिछाने का जो अभी इरादा है, जो अगले 3 साल में कहते हैं कि मुकम्मल हो जाएगा, उस वक्त तक कम से कम उनकी वल्नरेबिलिटी गवादर के जरिए कम हो सकती है। स्ट्रेटेजिकली गला घोटा जाए तो कुछ ना कुछ जिंदा रह सकते हैं। और यही वजह है कि हमारी तो पहले भी उनसे दोस्ती है, हम कहते हैं समुद्रों से गहरी। और अब सर ये इनका काम, सी पैक का काम कितनी स्पीड पे चल रहा है, अगर मैं आपसे ओवरऑल एक ओवरव्यू पूछूं? बदकिस्मती से कुछ स्लो हुई थी पिछले दौर में, अब दोबारा वो रिज्यूम हो गई। देखिए सी पैक के सम्राट पाकिस्तानियों को इंफ्रास्ट्रक्चर की सूरत में तो जाहिर है डेट वगैरह भी बढ़ गया है और इंफ्रास्ट्रक्चर की सहूलियात सारों को तो है नहीं। यहाँ तो हमारे पास लोगों को साइकिलें नसीब नहीं है तो वो मोटर लेके इधर जाएंगे, लेकिन उसके सम्राट असल है उसका फेज 2। और फेज 2 अब बड़ी तेजी से बढ़ता नजर आ रहा है। आपने देखा कि पिछले दिनों से 5-8 दिन पहले गवादर को जो उन्होंने फ्री जोन करार दे दिया और जो गुजरात टॉप की परली तरफ कोई तकरीबन 50-60 किलोमीटर दूर जाके इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना दिया, जिससे कि वो टूरिज्म को उधर से दवाम बख्शेंगे। और इसी तरीके से वो अपनी जो यहाँ आमदरफ्त और माल बर्दारी के लिए करेंगे, वो सारा उन्होंने जो उनका ये सिस्टम है 5G सिस्टम, ये सारी तैयारियां इसी वजह से हैं। और अब आ जाए आप इसकी कनेक्टिविटी, अफगानिस्तान सेंट्रल एशियन कंट्री, और इस लिहाज से अमेरिका
के इसके बरक्स रशिया और चाइना की हम आहंगी, जिसमें वो बड़ी तेजी के साथ दोनों मिलकर मिलिट्री अपनी ताकत तो अपनी जगह पर, लेकिन स्पेस वेपनाइजेशन में वो अमेरिकन को कंसर्न है, उनके थिंक टैंक्स लिख रहे हैं, उनके जर्नल लिख रहे हैं कि अब वो स्पेस वेपनाइजेशन में आगे बढ़ते जा रहे हैं, तकरीबन पैरेलल से थोड़ा आगे हो गए हैं, और जिसकी वजह से आइंदा जितनी भी जंगें होंगी वो कर्नल साहब बेहतर बयान कर सकेंगे, उसमें जिसकी ताकत स्पेस वेपनाइजेशन, वही इकोनॉमिक ताकत बनेगा, वही आगे अपने मफाद का कर सकता है। तो लिहाजा हमें जो इस वक्त हमारा मफाद जुड़ता जा रहा है, यानी कि अब बिल्कुल मफाद अपना खत्म करने यूनाइटेड स्टेट से, क्योंकि हमारा अब भी वो सबसे बड़ा एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है, बहुत सारे हमारे मफाद हैं, लेकिन ये ट्रांजिशन जल्दी मुकम्मल हो रहा है, आइंदा चंद वर्षों में ट्रांजिशन मुकम्मल हो जाएगा, लेकिन इमरजेंसी के तौर पर चाइना को पता है कि पाकिस्तान की क्या अहमियत है, और उस मामले में तैयारी तेजी से है, जो कि सियासी तौर पर और मिलिट्री डिप्लोमेसी के तौर पर भी तेजी से आगे बढ़ रही है। चलें आगे कॉन्वर्सेशन बढ़ाते हैं। कर्नल साहब, सर ये फरमाएं कि एक तो कन्वेंशनल वॉर हमारी जो है वो आमने सामने जारी है, और उसके अंदर हमारे जवान भरपूर तरीके से अपनी ड्यूटियां, अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं, डटे हुए हैं, और जाम शहादत भी नोश कर रहे हैं, और दुश्मनों को भी जो है वो रिस्पांस तगड़ा मिल रहा है। लेकिन इसके साथ साथ एक और वॉर है जिसको 5th जनरेशन वॉर कहा जाता है। ये फरमाइए कि 5th जनरेशन वॉर में जो हमारा दुश्मन है वो कितना तगड़ा आपको लगता है, और इंटरनेशनल डायस्पोरा में या इंटरनेशनल दुनिया में 5th जनरेशन वॉर कहाँ स्टैंड करती है, और पाकिस्तान में इसके ऊपर बेफिटिंग रिस्पांस देने के लिए जो अब तक की कोशिशें काविशें हैं, यू आर सेटिस्फाइड विद दैट? जी, मैं आपकी इजाजत से भी और बसर एहतराम जमील साहब के, मैं पहले जो वो बात कर रहे थे उसके ऊपर जरा एक छोटा सा कमेंट करना चाहूंगा। देखिए, एक तो जो सीपैक है वो कोई रोड का, कम से कम पाकिस्तान की हद तक किसी रोड का, रेलवे लाइन का खाली नाम नहीं है, वो एक बिजनेस एक्टिविटी का नाम है जो जंप स्टार्ट हो तो एक फिनोमेना जन्म लेगा जिसको हम इकोनॉमिक एक्टिविटी कहेंगे। तो हम कहेंगे कि जी सीपैक यहाँ पे काम कर रहा है। अच्छा, अभी इट इज नॉट ओनली लिंक्ड विद गवादर, गवादर तो फनल पॉइंट है, इनवर्स फनल है जहाँ से जाके चीजें निकलेंगी, लेकिन जो पीछे सारे इंडस्ट्रियल जोन्स हैं, जो पीछे सारे एग्रीकल्चर जोन्स हैं, इकोनॉमिक जोन्स हैं, जब तक वो नहीं बनेंगे तो सीपैक जो है वो एयरपोर्ट का पंजाब के पास बन जाना, जहाँ इसका फ्री जोन हो जाना, और अगर फ्री जोन गवादर हो गया और उसकी वो इकोनॉमिक एक्टिविटी के साथ लिंक नहीं है जो हिंडरलैंड की है, तो माजरत के साथ तो जाहिर है फिर उसकी कोई इतनी यूटिलाइजेशन नहीं होती। एक बात। दूसरी बात ये कि देखिए, जमील साहब ये भी बात कर रहे थे BRI की, जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उसके दो फेजेस हैं। एक तो टेरिटोरियल है, एक जोग्राफिकल है जो लैंड के ऊपर से गुजरता है, यूरो एशियन लैंड मास से, और जाके यूरोप तक जाके लिंक करता है, और दूसरा उसकी मैरीटाइम हाईवे है जो कि समुद्र से जाती है। उस मैरीटाइम हाईवे को तो अमेरिकन चैलेंज कर रहे हैं थ्रू साउथ चाइना सी के अंदर, थ्रू स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स का जो कॉन्सेप्ट को रिवर्स कर रहे हैं चाइनीज के इंडियन ओशन में, और वो सारी चीजें नजर आती हैं। लेकिन जो ज्योग्राफिकल बेल्ट एंड रोड है वो उस वक्त तक कंप्लीट नहीं होती जब तक कि अफगानिस्तान बीच में शामिल नहीं होता। उसकी रीजन ये है कि ये जो कॉन्सेप्ट है इसका, ये एक्चुअली मार्को पोलन रूट के ऊपर है, यानी जो ओल्ड सिल्क रूट है उसके साथ है, और ओल्ड सिल्क रूट का ओरिजिन भी जो है वो अफगानिस्तान से होता था, और चाइनीज प्लान में भी वो दैट इज अफगानिस्तान इज दी वो मेन जगह है जहां से ये होगा। तो इसलिए इसकी स्टेबिलिटी और पाकिस्तान को इस इक्वेशन में चाइना के साथ काम करके अफगानिस्तान को स्टेबल करना और अफगान तालिबान की गवर्नमेंट को ये रियलाइज करवाना कि आप कितना बेनिफिशियल ना सिर्फ उनके लिए बल्कि पूरे सेंट्रल एशिया के लिए, इस रीजन के लिए, इवन इंडिया के लिए। तो ये एक चीज। दूसरी चीज जो आप बात कर रहे थे कि जी वॉरफेयर के ऊपर, देखिए जो 5th जनरेशन वॉरफेयर है ये बेसिकली कन्वेंशनल वॉरफेयर से हट के इस तरह से है कि ये इकोनॉमिक वॉरफेयर है और ये पॉलिटिकल वॉरफेयर है। इन दोनों कंपोनेंट्स को जब आप मिलाते हैं, और तीसरा कंपोनेंट विच इज द आइडियोलॉजिकल सबवर्जन, वो इसमें आप ऐड कर दें तो इट इज इन सिंपल वर्ड्स इट्स अ 5th जनरेशन वॉरफेयर। और जो आइडियोलॉजिकल सबवर्जन है वो आप जो लेनिन की जबान में जिसको हम कहते हैं वो यूजफुल इडियट्स, आप कोई नैरेटिव क्रिएट करते हैं, उस नैरेटिव को बहुत ज्यादा फैला देते हैं, उसको रिपीट करते हैं, क्योंकि ये पोस्ट ट्रुथ एरा है और यहाँ पे ट्रुथ कुछ नहीं है, जो सिर्फ रिपीट हो रहा है वही ट्रुथ कंसिडर होता है, ट्रुथ एग्जिस्ट नहीं करता। तो जब वो रिपीटेशन होती है और वो रिपीटेशन में जो मासूम लोग हैं वो उसको अडॉप्ट कर लेते हैं, जो कि सोशल मीडिया के थ्रू या किसी भी हैंडल्स के थ्रू जो इन्फॉर्मेशन उनको आ रही है, तो वो फिर उसको रिपीट करने के बाद वो सबवर्जन में चले जाते हैं जो आइडियोलॉजिकल सबवर्जन है। और इसका दूसरा जो मेन कंपोनेंट है
वो साथ इसके होता है पॉलिटिकल वॉरफेयर और इकोनॉमिक वॉरफेयर। अगर आप इस तरह से देखिए तो हम इन तीनों का निशाना इस वक्त बने हुए हैं और वो हमारे how we are handling it. That's a very interesting question कि that how should we be handling it. देखिए हमें सबसे पहले तो जो political dichotomy है, मैं इसको political dichotomy कहूँगा क्योंकि अगर आपकी जो political polarization है और उसका interest है या उसका इंटरेस्ट है रूल में आना और उसके बाद रूल करना, तो वो डायकोटमी क्रिएट हो जाती है। जब आप जिस चीज को रूल करना है आप उसको अपने एक पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन के थ्रू इतना वीक कर रहे हैं कि आप उसको रूल ही ना कर सकें। तो एक तो ये जो पोलैरिटी है इसको आंसर करना पड़ेगा और ये पॉलिटिकल पार्टीज और जो पॉलिटिकल कंपोनेंट है उसको ये समझना पड़ेगा कि वी आर नाउ विक्टिम ऑफ पॉलिटिकल वॉरफेयर। जब हम किसी भी चीज से एग्री नहीं होते और हर चीज की इतनी इंटरप्रिटेशन है कि उसका कोई सोल्यूशन नहीं निकलता। फिर जो इकोनॉमिक वॉरफेयर है उसमें हमें ये देखना पड़ेगा कि हम एक एग्रेरियन कंट्री हैं और हमारी जो है कॉटेज इंडस्ट्री पे बेस्ड एग्रेरियन कंट्री और हमारी बहुत मॉडर्न या सोफिस्टिकेटेड इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं है, लेकिन उसी से हमें इतनी डिविडेंस जी बहुत सारी चीजें इम्पोर्ट करें और उसी से हमें इतनी डिविडेंस मिल रही थी कि हमारा गुजारा हो रहा था। लेकिन अब वो भी उसकी भी सर्वाइवल बहुत मुश्किल हुआ है। तो अब ये स्टेट को अगेन पॉलिटिकल लीडरशिप को पॉलिसी मेकर्स को ये देखना पड़ेगा कि ये दिस हैज टू बी एड्रेस। और जो आइडियोलॉजिकल सबवर्जन है उसमें अब जितने ज्यादा आप ओपिनियन देंगे, जितनी ज्यादा यंग जनरेशन जो है वो उसको डिफरेंट पॉलिटिकल आइडियल्स देंगे और जितने ज्यादा लोग जो हैं उनको उनकी हर एक की तजलील करना या कल्ट का हिस्सा बनना या एक वो करना जब जितना आसान होता जाएगा हर एक के बारे में बगैर वेरीफाई किए बात करना। लेकिन सर देखिए मैं आपकी बात फॉलो कर गया हूँ और आप बिल्कुल जो बात कर रहे हैं वो समझ आती है, लेकिन दिस इज़ हाउ इट इज़, आई मीन दिस इज़ द सिस्टम। और ये पाकिस्तान में खेला तो नहीं है। सोशल मीडिया का जिस तरह इस्तेमाल हो रहा है या जिस तरह भी 5th जनरेशन वॉर लड़ी जा रही है दुनिया के तमाम ममालिक के अंदर इसी तरह ही है। सो माई क्वेश्चन आई गो बैक टू द सेम पॉइंट, आर वी हैंडलिंग इट the way the rest of the world is handling it? I mean, is this the right direction or trajectory we're heading towards? दुनिया के किसी भी मुल्क में सोशल मीडिया का इस्तेमाल ये नहीं है जो हमारे मुल्क के अंदर है। अगर आप वहाँ पे ट्विटर पे या किसी और की जो सोशल मीडिया हैंडल है उसके आप किसी के बारे में कोई बात कहते हैं तो यू हैव टू प्रूव इट, द पर्सन कैन टेक यू टू द कोर्ट एंड ट्राई यू थ्रू लिबल एंड वो जो इज्जत के कानून है वहाँ पे आपको ट्राई कर सकता है। सो वहाँ पे इस तरह नहीं है कि जो यहाँ पे है कि आप किसी के बारे में कुछ भी कह दीजिए और फिर वो एक स्नोबॉल इफेक्ट उसका होता रहता है। लेकिन देखने की बात ये कि इस पे अब आपने करना कैसे। अब देखें पहले तो आप ये देखिए कि ये सारा कुछ ओरिजिनेट कहाँ से हो रहा है। जस्ट अक्रॉस ईस्टर्न बॉर्डर पे अगर आप देखें तो जो उनकी एजुकेशन कोड थी इंडिया की उन्होंने इसको कन्वर्ट करके साइबर डिवीजन में कन्वर्ट कर दिया। दे आर ऑल 5,000 मोर देन 5,000 पीपल एक्सपर्ट हैंड्स ऑन द कीबोर्ड, देयर टारगेट इज जस्ट पाकिस्तान। वो वहां से वही सारी चीजें जनरेट करते हैं, इनिशिएट करते हैं जो हमारी सेंसिटिविटीज को, हमारे फ्रेशर्स को और हमारे चेयर्स जो है सोसाइटी के अंदर जो हमारी डिविजन्स हैं यूं कह लीजिए उसको वो जाके हिट करती हैं और वहां पे जाके बैठती हैं हर चीज। फॉर एग्जांपल आई गिव एन एग्जांपल, एक तस्वीर आई जो कि इंडियन ओरिजिनेट इंडिया से हुई जिसमें ये कहा गया कि पाकिस्तान में जो है लोग अपने जो बेटियां हैं खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे उनकी ग्रेव्स के ऊपर ताले लगा रहे हैं। जब उसको सर्च किया गया तो इंडिया से उसका ओरिजिन आया कि जी वो तो एक्चुअली किसी अहमदाबाद में कहीं जी। तो आप देखिए उतनी देर तक वो 2-4 घंटों के अंदर पूरी दुनिया में पाकिस्तान जो था वो उसको बदनाम करने की कोशिश की गई। तो दैट्स हाउ दिस थिंग वर्क्स। और इसके लिए जो डिसहार्मनी है जो सोसाइटी के अंदर आ गई हुई है और डिसहार्मनी हमेशा पॉलिटिकल डिस्कोर्स से पैदा होती है। तो आई थिंक ये पॉलिटिकल लीडरशिप को आई थिंक अपने ये जो भी वो हैं अपने इंटरेस्ट हाउस ऑर्डर में करना होगा तो ज़ाहिर फिर ये जंग ज़्यादा बेहतर तरीके से लड़ी जा सकेगी। बिल्कुल ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। मेरे साथ रहिएगा जमील साहब। सर ये फरमाएं कि आप ऑलरेडी कह चुके हैं एंड दिस इज़ अ नोन फैक्ट एक्चुअली कि जो भारत हमारे साथ कर रहा है गुज़िश्ता कई सालों दहाइयों से, बल्कि उसमें तो कोई दूसरी राय है नहीं। अब मैं ओवरऑल आपसे, आप सर्व कर चुके पाकिस्तान को बीइंग अ फॉर्मर एम्बेसडर, जानना चाह रहा हूँ कि अगर मैं ओवरऑल इस पूरे साउथ एशिया रीजन के पैराए में पूछूं कि जी भारत एक वॉच डॉग के तौर पे वेस्ट के बिलखुसूस अमेरिका के काम तो कर रहा है, लेकिन व्हाट एग्जैक्टली इंडिया इज़ अप टू इन द ल्यू ऑफ के वॉच डॉग को इतना तगड़ा वो ना बना दे कि वो फिर उसके कंट्रोल में ही ना रहे। सो इंडिया या उस वॉच डॉग को या किसी भी वॉच डॉग को कंट्रोल में रखने के लिए यू नीड अ रिबटल, यू नीड समवन टू बी देयर जो उसके ऊपर भी वॉच डॉग हो। सो आपको लगता है कि कोई है इस रीजन के अंदर जो इंडिया के ऊपर वॉच डॉग है, या वो बिल्कुल उन्होंने उसको छोड़ दिया कि जी तुम सबसे तगड़े हो जो इस रीजन के अंदर?
नहीं, वो सबसे तगड़ा तो नहीं हो सका इंडिया, लेकिन ये है कि बहरहाल उसको जितनी सपोर्ट मिल गई है तो वो समझता है इंडिया कि वो अब प्रॉब्ली चाइना के खिलाफ खड़ा हो सकता है। हालांकि उसके जो थिंक टैंक्स हैं और उसके जो सीनियर एलिमेंट हैं वो बताते रहते हैं कि चाइना की क्या कुव्वत और क्या था। और दूसरी बात यह है कि इंडिया के बहुत मफादात हैं जुड़े हुए चाइना के साथ, इकोनॉमिक मफादात यानी माशी मफादात, उसमें 87 बिलियन से ज्यादा का उनका ट्रेड है। तो वो दोनों तरफ से वो कहते हैं ना चोपड़ियां तो वो भी दो तो वो दोनों तरफ से फायदे उठा रहा है। एकदम वो चाइना से भी फायदा उठा रहा है, वहां से भी उठा रहा है, सिर्फ चाइना को ये मनवाने के लिए कि भाई हमें ये सपोर्ट भी है, लिहाजा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल और वो बाकी मामला हुए थे उसमें वो अपना फायदा दो तरफ से उठा रहा है। एक तो कश्मीर में हमारे खिलाफ वो उसका फायदा उठा रहा है, जबकि वो अमेरिका का ये मंशा नहीं है कि वो चढ़ाई कर दे अमेरिका कश्मीर पे, लेकिन ये है कि वो इसलिए बर्दाश्त कर रहा है वेस्ट और अमेरिका के इस वक्त उनके जो मफादात जुड़े हुए हैं। और वो जिस तरह बताया कल सामने के स्ट्रिंग ऑफ अलायंस का वो हिस्सा है ये इंडिया, और हम स्ट्रिंग ऑफ पर्ल का हिस्सा है। तो स्ट्रिंग ऑफ अलायंस में जिस तरह फिलीपीन हो गया, जापान हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया है, उनको मजबूत से मजबूत तर वो करते जा रहे हैं। और जिस तरह की ज्यादा वजाहत से बताया, और मैंने उसको सीधा पॉइंट बताए थे जब मैं सीपैक और जब BRI को बयान कर रहा था कि समुद्री रास्ते, फिजाई रास्ते और रोड के रास्ते और इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ कोर्स ये तो है ही है उसमें, लेकिन जो सेकंड फेज की मैंने बात की तो असल तो रूट उधर है। और सेकंड फेज ही सक्सेस है सीपैक का, और ये आपने सुन ही लिया कि हम SCO के भी मेंबर हैं, इंडिया भी उसका मेंबर है, हम ECO के यानी कि इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के भी हैं, और जो कॉमन मेंबर्स हैं हमारे बहुत सारे मफाद इधर से जुटे जा रहे हैं। और आइंदा आके मंजरनामा तो यही होना है कि ये ब्लॉक ज्यादा स्ट्रांग होता जाएगा, लेकिन इस ट्रांजिशन पीरियड में हमें हमारे फॉरेन ऑफिस को बहुत ज्यादा मोहतात और एहतियात के साथ करना होगा। हमें पता है कि हम इस वक्त हमारी पोजीशन कहाँ है, हमारी मईशत की मकबूशियत, हमारी सियासत की मकबूशियत कहाँ है, हम इस वक्त दहशतगर्दों से किस तरह लड़ रहे हैं, हम शहादतें किस तरह, हमारे पास जराए क्या है। आपका इस वक्त जो नेट टू एक्सपोर्ट रेशियो है वो 400% बढ़ गया है, 400% बढ़ गया है, जबकि जो मुल्क डिफॉल्ट जिन्होंने किया वो 350 में डिफॉल्ट कर गए हैं। आपका एक्सटर्नल डेट 131 बिलियन डॉलर का एक्सटर्नल डेट है, इतना ही आपका इंटरनल डेट है। डेट टू GDP रेशियो आपका डेट लिमिटेशन एक्ट को क्रॉस करके जो 60% है 85% हो गया है। इन तमाम मोबिलाइजेशन के लिए, मिलिट्री मोबिलाइजेशन के लिए आपको ये 20 पॉइंट का जो आपने बनाया हुआ था, प्लान बनाया हुआ था, नेशनल एक्शन प्लान, उसके लिए आपको पैसे और रकम चाहिए उनको इम्प्लीमेंट करने की। तो आपके पास पूरे नहीं है तो रहस्य है कि हमारे पास इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी एक ही है कि भाई फौज को आंधी में बुला लो, तूफान में बुला लो, सैलाब में बुला लो, दहशत गर्दों के साथ, लेकिन उसका तो हल तो पूरा एक कॉम्प्रिहेंसिव है, उसकी तो रिवर्स इंजीनियरिंग भी निकालनी पड़ेगी ना हमें। इसके मामला बहुत हद तक जुड़े हुए हैं, बहुत सारी चीजों से जुड़े हुए हैं, लेकिन हमें अपने पैरों पे खड़ा होना होगा। हमें ट्रांजिशन पीरियड में मोहतात होते हुए अपनी मकबूशियत, मईशत की और सियासत को भी बचाना होगा। ये सारी चीजें हमें करनी होंगी और हमें इजी स्टेप्स इकोनॉमी को स्ट्रेंथ करने के लिए रहा सवाल। ये फिफ्थ जनरेशन वार तो साबित हो गया ना। यूरोपियन यूनियन ने 700 इंफोटेक की जो उन्होंने बाजार लगाया हुआ था यूरोप में भारत कर क्या रहे थे, वो यही तो कर रहे थे प्रोपेगेंडा हमारे खिलाफ, आपने सुन लिया बाकी। लेकिन उसके काउंटर मेजर के लिए हमें जो एहतियात करने चाहिए, उसके लिए जराए भी चाहिए और हमें उससे ज्यादा एक्टिवेट भी करना पड़ेगा। और हमारी जो सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको मजबूत करते हुए, इस बात की अवेयरनेस लाते हुए अपनी पॉलिसीज को, अपने जराए को अलाइन करना पड़ेगा कि हम इसको काउंटर मेजर किस तरह करें। हमने जो जहन साजी की है अपने इन नौजवानों ने मिल्लत की 120 मिलियन की पिछले चंद वर्षों में, जिसमें गाली गलोच, सियासत, गलीज जुबानें और जिसमें जो है वो नफरतों की बातें, फौज के खिलाफ बातें, जो हमारा देखिए कौन सा मुल्क है जो अपने एसेट को, जिसकी हमने आबियारी की है और बरसा बरस की है, खून पसीने के साथ की है, उसको हम नीचा दिखलाएं दुनिया के सामने। अब देखिए क्या हो रहा है, अमेरिका में क्या हो रहा है कि
सेनेटर्स और दूसरे पार्लियामेंटेरियंस 65 के करीब दस्तखत करके दे रहे हैं, ये पाकिस्तान का क्या हाशर है। ये तो हमारा का मामला है। वो कहते हैं ना कि नजर का तीर जिगर में रहे तो अच्छा है, और ये घर की बात है, घर में रहे तो अच्छा है। हम आपस में कर लेंगे, लेकिन इन चीजों पर हमें कंट्रोल करना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है सर। लास्ट क्वेश्चन मेरा आपसे है कर्नल साहब। सर ये फरमाएं कि जो बॉर्डर पे हो रहा है उसका हम जिक्र अक्सर करते रहते हैं और उस पर हम लोगों को तफसीली जो है वो आपका एनालिसिस भी सुनाते रहते हैं। ये बताएं सर, कॉम्प्रहेंसिवली थोड़ा सा आंसर दीजिएगा, ये कच्चे के इलाके का क्या मामला है? एक उम्र गुजर गई हमारी भी ये रिपोर्ट करते देखते। कच्चे के मामले का सर मामला सेट हमसे तो नहीं हो पा रहा। ऑपरेशन हमने बहुत देखे, आते जाते लोग देखे, लेकिन सर कच्चे के इलाके का कुछ भी भीगा नहीं हो सका बाल। क्या कहेंगे इस बारे में? जी, मैंने भी थोड़ा बहुत वॉरफेयर को पढ़ने की कोशिश की और बाकी चीजें भी थोड़ा सा स्टडी करने की। जैसे अभी एम्बेसडर साहब भी कह रहे थे, उन्होंने बहुत अच्छा डिफाइन किया है जो इंटरनेशनल कंपटीशन ग्रेट पावर्स का है उसको। मैं उसका भी स्टूडेंट हूँ, मिलिट्री हिस्ट्री का भी स्टूडेंट हूँ, और ये कच्चे का वाकई मुझे भी आज तक समझ नहीं आया कि हर साल जब गंदम की फसल कटनी होती है तो उस वक्त ये कच्चे का एक ऑपरेशन क्यों आ जाता है और फिर वो रहता है, और जब फसल कट जाती है तो फिर वो जी खत्म हो जाता है। तो ये इस तरह की बहुत सारी चीजें, ये जो अभी बात कर रहे थे एम्बेसडर साहब ने बहुत अच्छी बात की है कि देखें वो हाउस इन ऑर्डर जो है ना, वो आपको फिर वो पूरी ये कम्प्रिहेंसिवली इन ऑर्डर करना पड़ेगा आपको। फिर पूरे जो इदारे हैं, जो आपकी पुलिसिंग सिस्टम है, जो आपके इकोनॉमी का सिस्टम है, इन सबको देखना पड़ेगा कि ये क्यों इस तरह की चीजें बार बार कच्चे का ऑपरेशन जो है वो हो रहा है। क्या तो मिलिट्री ऑपरेशन या फौज की मदद लेनी चाहिए कच्चे के इलाके में क्लियरेंस के लिए? क्योंकि जो पुलिस है वो तो हम देख रहे हैं लार्जली नाकाम ही होती दिखाई दे रही है। आई मीन उनमें कोई मैं डाउट नहीं कर रहा कि जी वो जहाँ फिशानी से लड़ते नहीं हैं या उनकी शहादतें नहीं हुई, बिल्कुल ऐसी हुई हैं, अगवा भी हुए हैं बहुत सारे पुलिस ऑफिसर्स, लेकिन रिजल्ट आपके सामने है कि अभी भी ऑपरेशन। लेकिन जी मेरे ख्याल में जो ऑपरेशन है ये इंटरनल सिक्योरिटी का मसला है, ये कोई मिलिट्री इशू नहीं है, ये डेकॉइट्स का मसला है। 6 ग्रुप्स हैं जो डेकॉइट्स के वहाँ पे छोटा ग्रुप और लेकिन सर इलाके में अगवा बरहतावान, फिर दहशतगर्दों के हाइड आउट्स, इस किस्म की बहुत सारी खबरें भी तो आ रही है ना। जी, वो तो उससे लिंक्ड है ना। देखें ये तो म्यूनिसिपल क्राइम्स हैं, तो ये तो पुलिस का बनता है। अगर आप ऑपरेशन करेंगे तो वो ऑपरेशन जो उन्होंने अगर कोई लोग पकड़े हुए हैं और अगवा बराए तावान के हैं तो उसको शिफ्ट कर देंगे, वो दूसरी तरफ दरिया पार करके चले जाएंगे। और ये तो ऑपरेशन आप कर नहीं, दिस इज बेसिकली म्यूनिसिपल क्राइम्स हैं। तो इसके लिए तो आपको पुलिस को एम्पावर करना है, उस इलाके को खत्म करना है। अगर आपने उसको आबाद करना है, अगर पक्का ही आबाद करना है, दरिया के किनारे कुछ आपने रिवराइन एग्रीकल्चर करनी है तो उसको ऑर्गेनाइज करते हैं वहां पे आप, क्योंकि ये रिवराइन एग्रीकल्चर ही है जो पानी चढ़ता है तो वो सैराब कर देता है, जमीन फर्टाइल कर देता है, बाद में आप बीज फेंक देते हैं और उसके बाद डिफरेंट डाकू और डिफरेंट तरीके से उसको गंदम को उठाने आ जाते हैं। तो यहाँ तो आप फिर उसको कुछ ऐसा कर दीजिए, उसकी रूट कॉज को एड्रेस कर दें ताकि वो बार बार ये जो है चीजें ये ना हो और हम इससे आगे चलें। और अब देखिए मुझसे अगर आप पूछें, जैसे एम्बेसडर साहब भी फरमा रहे थे, अगर इस मुल्क में इस वक्त आपने इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है तो सिर्फ 2 चीजों पे, एज ए स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स मैं ये कहूंगा कि सिर्फ 2 चीजों पे कंसंट्रेट करें। एक तो पानी अवेलेबल कर दें एग्रीकल्चर के लिए, और नया लैंड कहीं से जो है वो टिल करने के लिए लोगों को प्रोवाइड कर दें, जिससे आपकी एग्रीकल्चर जो है वो बढ़ जाए। सिर्फ ये 2 चीजें कर दें तो आपकी बाकी सारी इकोनॉमी, क्योंकि 70% लोग एग्रीकल्चर से लिंक्ड है, बाकी सारी इकोनॉमी जंप स्टार्ट कर जाएगी। पानी अवेलेबल नहीं है और लैंड अवेलेबल नहीं है, नया लैंड एग्रीकल्चर। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। प्रोग्राम का वक्त नाज़रीन खत्म हो जाता है। आबिद सिंधु साहब ने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला, जमील अहमद खान साहब ने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। सर आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन हालात हाज़रा से आपको यूं ही आगाह रखेंगे। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।